गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? फाइन, वेरी वेल। चलिए बेटा, हम लोग इंडियन इकोनॉमी का 5th चैप्टर कर रहे थे। लास्ट डे हम लोगों ने टॉपिक डिस्कस किया था इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी। ठीक है, इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी ये टॉपिक हमारा चल रहा था। इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी, ये स्ट्रेटजी क्या कहती है कि हमारी गवर्नमेंट ने क्या चाहा कि जो चीजें हम लोग इंपोर्ट करते हैं क्यों ना उसके ही सब्स्टिट्यूट इंडिया में बना लिए जाए, तो हमें वो चीज इंपोर्ट नहीं करनी पड़ेगी और हमारी फॉरेन करेंसी सेव हो जाएगी। इस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग फॉरेन करेंसी को इंक्रीज ना करने की बजाय फॉरेन करेंसी को सेव करने की ज्यादा स्ट्रेटजी अपनाई। यानी इस स्ट्रेटजी के अंदर हमारी गवर्नमेंट ने इंपोर्ट को कम करके, इंपोर्ट को डिक्रीज करके क्या चाहा कि फॉरेन करेंसी सेव हो जाए, ना कि एक्सपोर्ट को इंक्रीज करके फॉरेन करेंसी को इंक्रीज करने में कोशिश करी। ठीक है, सो इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी एक पॉलिसी थी जिसके अंदर इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट को मेन फोकस किया गया, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट की तरफ मेन फोकस किया गया एंड डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्शन देने के लिए इंपोर्ट के ऊपर बहुत सारी क्या लगा दी गई, रेस्ट्रिक्शंस लगा दी गई एंड इंपोर्ट ड्यूटीज लगा दी गई, ताकि हम जो चीजें इंपोर्ट करते हैं उनको अपनी ही कंट्री में बनाकर यूज करें। ठीक है, आई बात समझ? ये टॉपिक क्लियर था बिल्कुल। यहाँ पर नीचे ग्रीन बॉक्स में कुछ दिया है, पढ़े को पढ़ते हैं। मेरे पास बुक में पेज नंबर है 97, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन स्ट्रेटजी। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन क्या होता है? ये एक स्ट्रेटजी होती है टू सेव फॉरेन एक्सचेंज बाय एनकरेजिंग डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ सच गुड्स विच द कंट्री हैज बीन इंपोर्टिंग फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, देखिए क्या वर्ड आपका है यहाँ पर, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। ये एक स्ट्रेटजी होती है जिसमें जो चीजें हम लोग इंपोर्ट करते हैं उन्हीं का इंडिया में सब्स्टिट्यूट बनाना क्या कर दें, स्टार्ट कर दें, सो दैट वी नेवर परचेज फ्रॉम अब्रॉड, ताकि हमें अब्रॉड से परचेज करना ना पड़े। ठीक है, तो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन एक स्ट्रेटजी थी जिसके अकॉर्डिंग फॉरेन एक्सचेंज को सेव करने के लिए डोमेस्टिक प्रोडक्शन करना स्टार्ट किया सच गुड्स का विच वी इंपोर्ट फ्रॉम अदर कंट्रीज। ठीक है, एक्सपोर्ट प्रमोशन स्ट्रेटजी, एक्सपोर्ट प्रमोशन स्ट्रेटजी, एक्सपोर्ट प्रमोशन स्ट्रेटजी। ये स्ट्रेटजी क्या होती है? एक्सपोर्ट प्रमोशन स्ट्रेटजी क्या होती है? इस स्ट्रेटजी में फॉरेन करेंसी को इंक्रीज करने के लिए एक्सपोर्ट को इंक्रीज किया जाता है। एक्सपोर्ट प्रमोशन इज अ स्ट्रेटजी टू अर्न फॉरेन एक्सचेंज बाय प्रमोटिंग डोमेस्टिक एक्सपोर्ट एंड मेकिंग डोमेस्टिक इंडस्ट्री कॉम्पिटिटिव इन द इंटरनेशनल मार्केट। सिंपल सी बात बोलूं तो एक्सपोर्ट प्रमोशन इज स्ट्रेटजी इन विच टू इंक्रीज फॉरेन करेंसी, एक्सपोर्ट टू इंक्रीज एक्सपोर्ट इज अ मेन कंसेप्ट। एक्सपोर्ट को इंक्रीज करना मेन यहाँ पर होता है टू इंक्रीज फॉरेन करेंसी। आ रही बात समझ आपको? क्लियर है? इसी पेज नंबर पर साइड में ब्लू बॉक्स में दिया आपको फॉर्म्स ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन फ्रॉम इंपोर्ट्स टुक टू फॉर्म्स, टैरिफ एंड क्योटा। देखो, इंपोर्ट से प्रोडक्शन करने का दो ही तरीका है। ठीक है, एक तो टैरिफ, टैरिफ इज अ ड्यूटी ऑन द इंपोर्टेड कमोडिटी। टैरिफ क्या होता है? टैरिफ का मतलब टैक्स। टैरिफ का क्या मतलब होता है? टैक्स विच इज लेड डाउन ऑन इंपोर्ट, जो इंपोर्ट के ऊपर पुट किया जाता है, दैट टैक्स इज टैरिफ। देखिए, अ टैरिफ इज अ ड्यूटी, ड्यूटी बोल दीजिए, टैक्स बोल दीजिए, एक ही बात है। अ टैरिफ इज अ ड्यूटी ऑन द इंपोर्टेड कमोडिटी। जो चीजें हम लोग इंपोर्ट करते हैं उसके ऊपर लगने वाली ड्यूटी क्या कहलाती है? टैरिफ। It directly increase the price of imported commodity, thereby offering protection to the domestic producer from
फॉरेन कंपटीशन, टैरिफ को यानी ड्यूटी को इंक्रीज करके क्या किया जाता है, इंपोर्ट ड्यूटी को इंक्रीज करके डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्शन दी जाती है ताकि उन लोगों को यानी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को फॉरेन कंपटीशन से बचाया जा सके। ठीक है। क्योटा, क्योटास क्या होते हैं, अंडर इट द गवर्नमेंट फिक्स द क्योटा ऑफ इंपोर्ट ऑफ डिफरेंट गुड्स फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज। क्योटा के अंदर जो गवर्नमेंट होती है ना, वो फिक्स कर देती है, क्योटास के अंदर गवर्नमेंट फिक्स कर देती है कि हम इतनी लिमिट से ज्यादा गुड्स को इंपोर्ट नहीं कर सकते। ठीक है। क्योटा के अंदर गवर्नमेंट क्या करते हैं, लिमिट फिक्स कर देते हैं कि हम इससे ज्यादा परचेज नहीं कर सकते, इंपोर्ट नहीं कर सकते। तो टैरिफ एंड क्योटा इज अ वे बाय विच इंपोर्ट कैन बी डिक्रीज एंड टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज। क्लियर है बिल्कुल। चलिए, इम्पैक्ट, इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी के इम्पैक्ट, दिस इज इंपॉर्टेंट टॉपिक। लिख लीजिए, इम्पैक्ट इज अ इंपॉर्टेंट टॉपिक। जो गवर्नमेंट ने स्ट्रेटजी बनाई उसके कुछ गुड इम्पैक्ट भी हुए और कुछ बैड इम्पैक्ट भी हुए। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं गुड इम्पैक्ट। क्या फायदे हुए स्ट्रेटजी बनाने के, हाई रेट ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ विथ स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन। सिंपल सी बात बोलूं तो मैं इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुआ, हमारे देश में इंडस्ट्रीज का ग्रोथ हुआ। तो नेचुरल सी बात है, इंडस्ट्रीज का ग्रोथ तो होगा ही होगा। क्यों होगा, जब हम लोग हमारे देश में बने हुए गुड्स को यूज करना स्टार्ट करेंगे तो इंडस्ट्रीज चाहिए बनाने के लिए, तो ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रीज खुलेंगी। ठीक है, ओपन होंगी। कहता हाई रेट ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ विथ स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन डिस्पाइट ग्रीन रेवोल्यूशन द परसेंटेज कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्रियल sector to GDP increased from nearly 12% in 1951 to nearly 25% in 1991। क्या कहता है कि 1951 के अंदर, 1951 में इंडस्ट्रीज का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन सिर्फ 12% था। ठीक है, जीडीपी के अंदर सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका था उस टाइम पर, एग्रीकल्चर सेक्टर का। 1951 में इंडस्ट्रीज का कंट्रीब्यूशन जीडीपी में जस्ट 12% था, जो 1991 तक कितना हो गया, 25% जीडीपी के अंदर। ठीक है, आ रही बात समझ। 1951 में कितना हुआ, 12% जीडीपी में कंट्रीब्यूशन, और 1991 तक कितना हो गया, 25% कंट्रीब्यूशन इन जीडीपी। आ रही बात समझ अच्छे से, क्लियर बिल्कुल। Rising share of industrial sector in GDP is a sign of economic growth based on structural transformation in the economy। ठीक है, ये जो कंट्रीब्यूशन है क्या दिखा रहा है कि हमारे देश में इंडस्ट्रीज का क्या हुआ, ग्रोथ हुआ। स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन occur when there is a rise in the percentage share of industrial sector in GDP and the corresponding fall in percentage share of agriculture sector। स्ट्रक्चर में ट्रांसफर होना, मतलब स्ट्रक्चर ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है कि हमारे देश में एग्रीकल्चर सेक्टर का कंट्रीब्यूशन जीडीपी में कम और इंडस्ट्रियल सेक्टर का कंट्रीब्यूशन जीडीपी में ज्यादा। इकोनॉमिक ग्रोथ अलोंग विद स्ट्रक्चर ट्रांसफॉर्मेशन इज कॉल्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसको इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी बोलते हैं। अगर सिर्फ आपसे ये पूछा जाए व्हाट इज स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन, देन यू विल से कि जो पब्लिक है यानी कंट्रीब्यूशन जो जीडीपी में है वो एग्रीकल्चर सेक्टर से का कम हो गया और इंडस्ट्रियल सेक्टर का कंट्रीब्यूशन इन जीडीपी इंक्रीज। दिस इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन। गॉट इट। चलिए, सेकंड एडवांटेज क्या है, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ। Diversification is diversification of industrial growth. The period 1950 to 1990 saw diversification of industrial growth as indicated by the following observations. Modern industry was no longer confined to textile and jute. Thanks to inward-looking trade strategy, industrial growth started spreading across engineering goods and wide range of consumer goods।
कहता है कि ये इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी के कारण ही ऐसा हुआ कि जो मॉडर्न इंडस्ट्रीज जो ओपन हो रही थी वो टेक्सटाइल या जूट की इंडस्ट्रीज नहीं हो रही थी। जो मॉडर्न इंडस्ट्रीज ओपन हो रही थी वो टेक्सटाइल या जूट इंडस्ट्रीज ओपन नहीं हो रही थी। वो इंडस्ट्रीज किस चीज की ओपन हो रही थी? इंजीनियरिंग गुड्स की या फिर कंज्यूमर गुड्स की। Owing to the inward looking trade strategy, there was a noticeable growth of then sunrise industry। कहते हैं इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी के कारण ही इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज जो थी उनका क्या हुआ? ग्रोथ हुआ। इट इज वाइडली रिकॉग्नाइज्ड दैट इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री वुड हैव फेल्ड टू टेक रूट इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी हैड द पॉलिसी ऑफ प्रोटेक्शन नॉट बीन परस्यूड। ये बात सही है कहीं ना कहीं, जो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज है वो डोमेस्टिक इकोनॉमी में ज्यादा कामयाब नहीं हुई, तभी हम लोग इलेक्ट्रॉनिक के लिए चाइना पे डिपेंड है। ठीक है ना बात? लेकिन ग्रोथ तो हुआ। ग्रोथ ऑफ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज का ग्रोथ हुआ। ठीक है, आपको बात समझ आ रही है? तो तीनों पॉइंट बहुत ही इजी हैं, सिर्फ अलग अलग तरीके समझिए इसका। पहले पॉइंट में क्या कह रहा है? इंजीनियरिंग गुड्स और कंज्यूमर गुड्स की इंडस्ट्रीज इंक्रीज हुई। फर्स्ट पॉइंट में क्या कह रहा है? कंज्यूमर गुड्स और जो इंडस्ट्रियल गुड्स थे, इंजीनियरिंग गुड्स थे, उनकी फैक्ट्रीज इंक्रीज हुई। सेकंड पॉइंट में कह रहा है इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की इंडस्ट्रीज इंक्रीज हुई। ये बात सही है कि इलेक्ट्रॉनिक गुड्स कामयाब नहीं हुए इंडिया के अंदर। ठीक है। थर्ड पॉइंट में क्या कह रहा है? ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज, जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज है उनका वो ज्यादा इंक्रीज हुई इंडिया के अंदर। ठीक है। यहाँ आपको ग्रीन बॉक्स में क्या दे रहा है? ग्रोथ ऑफ सनराइज इंडस्ट्री। ग्रोथ ऑफ सनराइज इंडस्ट्री का क्या मतलब है? यहाँ पर देखिए, राइजिंग इंडस्ट्री ऑफ द टाइम इज कॉल्ड sunrise industry। 1950 to 1990 was an era of electronic goods industry in the global market. Therefore, electronic industry was then called sunrise industry. Industrializations tend to spin around the sunrise industry. If protection was not guaranteed to the industry during its initial phase of growth, it would have failed to sustain the impact of competition in the international market। बहुत ही सिंपल शब्दों में कह रहा है, यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है? राइजिंग इंडस्ट्री ऑफ द टाइम इज कॉल्ड सनराइज इंडस्ट्री। उस टाइम की जो इंडस्ट्रीज राइज हो रही हैं, उस टाइम में जो इंडस्ट्रीज राइज हो रही हैं उनको बोलते हैं सनराइज इंडस्ट्री। ठीक है। 1950 से 1991 के बीच में जो इंडस्ट्रीज राइज हुई उनको क्या बोला गया? सनराइज इंडस्ट्री बोला गया। कहता है कि 1950 से लेकर 1990 के बीच में इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का बहुत ज्यादा वहां पर डिमांड थी, तो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की इंडस्ट्रीज को सनराइज इंडस्ट्रीज के नाम से जाना गया। ठीक है। तो दोनों पॉइंट क्लियर आपको? गुड इम्पैक्ट में पहला पॉइंट क्या था? इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुई, ज्यादा से ज्यादा हमारे देश में इंडस्ट्रीज का ग्रोथ हुआ। पहले कंट्रीब्यूशन इंडस्ट्रीज का जहां 12% था, अब इंडस्ट्रीज का कंट्रीब्यूशन कितना हो गया है? 25% हो गया। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है? डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ, अलग अलग इंडस्ट्रीज का ग्रोथ हुआ, मतलब इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी के कारण इंजीनियरिंग गुड्स इंडस्ट्रीज ग्रोथ करी। ठीक है। कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज का ग्रोथ हुआ और इलेक्ट्रॉनिक गुड्स इंडस्ट्रीज का ग्रोथ हुआ यहाँ पर। देन कह रहे हैं यहाँ पर लास्ट में क्या बोला इसने? ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज का क्या हुआ? ग्रोथ हुआ। क्लियर है बिल्कुल आपको अच्छे से? देन कहता है अपॉर्चुनिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट, थर्ड एडवांटेज। थर्ड एडवांटेज क्या है? अपॉर्चुनिटीज ऑफ इन्वेस्टमेंट। अपॉर्चुनिटीज ऑफ इन्वेस्टमेंट। अपॉर्चुनिटीज ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट की नई नई अपॉर्चुनिटीज आई। प्रोटेक्शन टू स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ओपन न्यू अपॉर्चुनिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट फॉर दोज हु डिड नॉट हैव मच कैपिटल। कहते हैं कि जो इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी थी, इसका सबसे बड़ा बेनिफिट उन लोगों को हुआ जिनके पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए बहुत सारा पैसा नहीं था। जिनके पास बहुत सारी अमाउंट नहीं थी इन्वेस्ट करने के लिए, उन लोगों के लिए बहुत फायदेमंद रहा। उनके लिए क्या हुआ? स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ओपन करने के लिए उनको एक अपॉर्चुनिटीज मिली। इट ऑल्सो इम्प्लाइड द यूज ऑफ लेटेंट रिसोर्स इन द कंट्री विच अदरवाइज वुड हैव रिमाइंड आइडियल। न्यू इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी इम्प्लाइड न्यू अपॉर्चुनिटी ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। यानी जो लोग खुद का कुछ काम करना चाहते थे, जिनके पास ज्यादा अमाउंट नहीं था
इन्वेस्ट करने के लिए इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी ने उनको क्या दिया, एक काम दिया, ठीक है। इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करवाई किसने, इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी ने। सो बहुत सारे बेनिफिट्स हुए यहाँ पर, क्लियर है आपको, तीनों बेनिफिट क्लियर है इसके। इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुआ, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुआ, और स्मॉल जो इन्वेस्टर्स थे उनको बहुत सारी क्या मिली, अपॉर्चुनिटीज मिली इन्वेस्टमेंट के लिए, ठीक है। गुड इंपैक्ट के साथ साथ यहाँ पर कुछ बैड इंपैक्ट भी डिस्कस किए गए हैं, ठीक है। चलिए बैड इंपैक्ट हम लोग कल के लेक्चर में करेंगे, आज एक दो क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं इसके, क्योंकि आज पूरे बैड इंपैक्ट हो नहीं पाएंगे। तो हम लोग यहाँ पर एक दो क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं ताकि आपको क्वेश्चंस भी करना अच्छे से आ जाए। यहाँ मेरे पास एक क्वेश्चन है, हाउ जीडीपी ग्रोथ इज लिंक्ड विद फॉरेन ट्रेड। हमारा जीडीपी ग्रोथ फॉरेन ट्रेड से कैसे लिंक्ड है, हाउ जीडीपी ग्रोथ इज लिंक्ड with foreign trade of country. In case foreign trade of country remains subdued and its export are not significant, then certainly it is not generating enough demand for the domestic good in the international market. Low demand leads to low investment and therefore low GDP growth. क्या कह रहा है यहाँ पर, कहते हैं कि in case foreign trade of country remains subdued and its export are not significant, यदि हमारे गुड्स फॉरेन कंट्री में डिमांड नहीं हो रहे, अगर हमारे बनाए हुए गुड्स फॉरेन कंट्री में डिमांड नहीं हो रहे, तो हमारा एक्सपोर्ट क्या हो जाएगा, डिक्लाइन हो जाएगा। एक्सपोर्ट डिक्लाइन होगा तो हमारे गुड्स की डिमांड इंटरनेशनल मार्केट में क्या हो जाएगी, लो होगी। लो डिमांड का मतलब हमारी इन्वेस्टमेंट लो एंड देन लो जीडीपी ग्रोथ, ठीक है। फॉरेन ट्रेड हैज फेल्ड टू emerge an engine of GDP growth in the Indian economy. This is unlike the economy of China, which has shown a tremendous growth of export. सिंपल सा आप इसको अपनी लैंग्वेज बना के लिख के आया करो, हमें बिल्कुल बुकिश लैंग्वेज, टिपिकल लैंग्वेज यूज नहीं करनी है। वो ये बात बोल रहा है कि जितना ज्यादा हमारा एक्सपोर्ट होगा उतनी ही हमारी जितना ज्यादा हमारा फॉरेन ट्रेड होगा, एक्सपोर्ट होगा, उतनी ही हमारी जीडीपी ग्रोथ भी राइज होगी। तो आइए आपको बात समझ यहाँ पर, जितना ज्यादा हमारा फॉरेन ट्रेड होगा, जितनी ज्यादा हमारी एक्सपोर्ट होगा, उतना ही हमारा क्या होगा, जीडीपी ग्रोथ इंक्रीज होगा। क्लियर है बिल्कुल आपको। चलिए आपको चैप्टर करना है, अच्छे से क्वेश्चंस करने हैं, देन टॉपिक जब खत्म हो जाएगा देन नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। किसी प्रकार का टॉपिक में कोई भी डाउट है तो आप डाउट ले सकते हैं। आज फिर इतना इनफ है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।